कल हमने आपको गरीबी और दूसरा बेरोजगारी, इकोनॉमिक्स में कल हमने आपको गरीबी और दूसरा बेरोजगारी ये दो चैप्टर कल मैंने आपको बताया था। और आज मैं बताऊंगा बजट। आखिरकार बजट क्या है और बजट में या आम बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कैसे बजट बनता है और कैसे कैसे बजट का क्रियान्वयन होता है और बजट का कैसे लेखा परीक्षण होता है। आज हम बजट पर क्लियरिटी करेंगे आपको। बस पेशेंस रखिएगा और बजट सबको समझ में आएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसी बजट से ही आपको सारे, चाहे राजस्व कर हो, चाहे राजकोषी, चाहे राजस्व कर हो, चाहे राजस्व व्यय हो, और इसी पे हम राजस्व घाटा, राजकोषी घाटा, जितने भी घाटा भी होंगे हम इसी के माध्यम से सब आपको आज क्लियर करेंगे। तो उसके पहले हमें बजट को आपको देखना होगा कि आखिरकार बजट है क्या चीज। मैं पहले आपको बता दूं कि बजट क्या होता है। जानते हो बजट हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 112 में यह कहा गया है कि बजट संविधान के अनुच्छेद 112 के आधार पर तैयार किया जाता है। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और यह बजट जो है, जो हमारा बजट है, करा है कि यह वित्त मंत्रालय या अन्य मंत्रालय, पहले योजना आयोग है, अब उसकी जगह क्या बन गया है, नीति आयोग। नीति आयोग इन सबका सलाह लेते हुए हम बजट को तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? बजट। एक बार फिर से देखिए, आज अगला चैप्टर आपका है बजट। हमने बताया बजट जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि भारत में एक वित्तीय विवरण का आधार एक वर्ष में जो हमारा बजट तैयार किया जाता है वैसी एक आर्टिकल के थ्रू होगा। करा यह जो है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर नीति आयोग या अन्य मंत्रालय या फिर कैग का सलाह लेते हुए इस बजट को बनाया जाता है। हम आपको बता दूं बजट जो है 4 चरणों में, इस बजट को हम 4 चरणों में बनाते हैं। बजट की जो प्रक्रिया है, बजट प्रक्रिया जो है 4 चरणों से होता है। 4 चरणों के माध्यम से बनाया जाता है। बजट जो है 4 प्रक्रिया के 4 चरणों के माध्यम बनाया जाता है। पहला माध्यम तो यही है, सीधा सीधा कहता है बजट निर्माण। क्या है भैया? बजट का निर्माण। बजट का निर्माण पूछता है, बजट का निर्माण किस मिनिस्ट्री से होता है? सीधा सीधा क्या है? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। किससे होता है तैयार? वित्त मंत्रालय से, क्योंकि जानते हो बजट वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हमारे बजट को जो निर्माण या बनाया भी जाता है। दूसरा होता है कि मान लो जो हमारा बजट वित्त मंत्रालय के द्वारा इशू होता है, तो जो हमारा बजट बनता है वो सेंटर से इशू होकर अब वो बजट कहाँ जाएगा? स्टेट से नीचे स्तर तक का बजट बनाया जाता है और गवर्नमेंट, हर स्टेट अपना बजट बना के हमारे वित्त मंत्रालय को देता है और वित्त मंत्रालय इसे हमारे बजट में ही पेश करता है। तो दूसरा, जब सब लोगों ने बजट का निर्माण या बजट बना दिया, बजट का निर्माण करने के लिए वित्त मंत्रालय इशू कर दिया, सारे बजट का निर्माण, सारा बजट बन गया, हर जगह से बजट आ गया वित्त मंत्रालय में। अब वित्त मंत्रालय उस बजट को क्या करेगा? वित्त मंत्रालय उस बजट को किसमें पेश करेगा? दूसरा है बजट का अधिनियम। बजट का
बजट का अधिनियम, अधिनियम यानी एक्ट। बजट का निर्माण, पूरा बजट बन गया। जब बजट बन गया तो उस बजट के निर्माण को हम क्या करेंगे? कानूनी रूप देंगे। कानूनी रूप कहां देंगे? कानून कहां बनाया जाता है? संसद में। सीधा सीधा बात, बजट अधिनियम कहां होगा तब? संसद में। ठीक। हमने कहा बजट अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालय या फिर नीति आयोग या फिर कैग के सलाह के कारण बनाया जाता है और यह बजटीय प्रक्रिया 4 चरण में होता है। पहला तो बजट का निर्माण, क्योंकि वित्त मंत्रालय द्वारा इशू होता है और सभी स्टेट लेवल से हमारा बजट तैयार होता है और वह बजट वित्त मंत्रालय तक पहुंचता है। ठीक। अगर जब बजट हमारा निर्माण हो गया यानी बन गया है तो उस बजट को कानूनी रूप देने के लिए क्या किया जाता है? उसे संसद में पेश किया जाता है। यानी उस बजट को क्या किया गया? बजट का अधिनियम, यानी उसे कानूनी रूप देने के लिए हम उसे संसद में पेश करते हैं। अब संसद में मान लो बजट हमारा पारित हो गया, बजट बन गया। अब बजट बन गया तो तीसरा क्या होगा? बजट का क्रियान्वयन, यानी बजट को हम कैसे, किस राज्य में किस आधार पे कैसे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक। यानी तीसरा क्या है? बजट का क्रियान्वयन। क्रिया क्या है भैया? क्रियान्वयन किसके द्वारा होता है? बजट का क्रियान्वयन किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा होगा भैया? वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ओके। अगला, अब बजट तैयार हो गया, बजट का निर्माण हो गया, बजट को कानूनी रूप दे दिया गया और बजट को मान लो सभी स्टेट में जिस आधार पर दिया गया हो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो बजट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उस बजट का मनमाना ना हो, कि उसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए उन सारे बजटों का क्या किया जाता है? लेखा परीक्षण। किसके द्वारा? कैग के द्वारा। लेखा एवं लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण किसके द्वारा होगा? कैग के द्वारा। किसके द्वारा? कैग के द्वारा। ठीक। फिर से देखो, हमने कहा बजट अनुच्छेद 112 के तहत हमारे एक वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरण होता है जो वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालय, नीति आयोग और कैग के सलाह से बनाया जाता है। और यह बजटिंग प्रक्रिया 4 प्रकार से होती है। पहला, बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। दूसरा, बजट का अधिनियम, उस निर्माण को हम संसद में कानूनी रूप देते हैं। अगर कानूनी रूप दे लिए तो हम फिर उस बजट का क्रियान्वयन स्टेटों को करते हैं। ठीक। क्रियान्वयन करेंगे किसके तहत? फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही तहत, वित्त मंत्रालय के ही द्वारा। अगर हम उसे क्रियान्वयन कर चुके हैं तो अब आखिरी में हम उसका क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे। क्या करेंगे? ऑडिट। यानी उसका हम लेखा एवं लेखा परीक्षण करेंगे। किसके माध्यम से? कैग के द्वारा। अब हमें पता है कि बजट का निर्माण कैसे होता है, सेंटर से स्टेट, स्टेट से फिर कैसे डिस्ट्रिक्ट, फिर क्षेत्रीय लेवल का कैसे बजट तैयार किया जाता है, सबको पता है। लेकिन क्रियान्वयन कैसे होता है सब लोग जानते हो, जनसंख्या के अनुपात में वहां के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और लेखा परीक्षण में क्या होता है? जितना पैसा बजट के थ्रू आपको दिया गया उस पैसा का क्या होगा? लेखा परीक्षण होता है, यानी जांच होगा, ऑडिट होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें हमें जो पढ़ना है वो यही है, क्या? बजट का अधिनियम। बाकी तो सब पता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपके एग्जाम में पूछेगा, खास करके आपके पॉलिटी में भी है, और आपको पता होना चाहिए कि बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पॉलिटी और प्लस इकोनॉमिक्स दोनों में है। तो अगर यहां समझ लेंगे तो शायद पॉलिटी में आपको ज्यादा दिक्कत ना महसूस होगी। तो यही है क्या? बजट। तो हम इसमें से बस ध्यान किस पे देंगे? बजट का अधिनियम। ठीक। चलिए हम दूसरे वाले पे आते हैं कि बजट का अधिनियम क्या होता है। बजट
बजट अधिनियम बता दूं, बजट अधिनियम भी आपका 5 चरणों में होता है। बजट एक्ट भी कितने चरणों में होता है? 5 चरणों में। यह भी 5 चरणों में होता है। पहला बजट प्रस्तुतिकरण, दूसरा होता है सामान्य चर्चा, तीसरा होगा भरित व्यय, चौथा होगा विनियोग विधेय, विनियोग विधेय, और पांचवा जो आपका है वह कर लगाने का विधेय, टैक्स, कर लगाने का विधेय। बजट एक्ट भी 5 चरणों से गुजरता है। बजट प्रस्तुतिकरण, दूसरा सामान्य चर्चा, तीसरा भरित व्यय, चौथा विनियोग विधेय, पांचवा कर लगाने का विधेय। हमें इन्हीं को समझना होगा और इन्हीं जगह से क्वेश्चन आएगा भी, आ सकता है, संभावना बनती है। देखो, अगर हम इसका पहला चरण देखें, बजट प्रस्तुतिकरण, हम सभी लोग को पता है कि हमारा जो बजट है वित्त मंत्री के द्वारा फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है। यही हमारा क्या है? प्रस्तुतिकरण है। पहले सब लोग जानते हैं कि 1925 में बजट और रेल बजट को आकवर्थ लुई कमीशन के आधार पर अलग किया गया था, लेकिन अब फिर से संभवतः हो सकता है कि बजट हमारा एक में ही अब दोनों प्रस्तुत किए जाए। लेकिन बजट प्रस्तुतिकरण मैंने बता दिया कि यह फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में प्रस्तुत किया जा रहा था। अब इस प्रस्तुतिकरण के बाद जब हमारा बजट प्रस्तुत या वित्त मंत्री साहब के द्वारा बजट संसद में रख दिया जाता है, और रखने के बाद वो जो बजट है उस पर अब सामान्य चर्चा होगा। जितने भी उस सभा में सदस्य मौजूद होंगे, सभी सदस्य इस पे क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। जब बजट पे चर्चा करने के बाद ही, अब जानते हो कि बजट 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है, नया कार्यवाही शुरू हो जाती है। आपको भी पता है कि जब तक ले बजट पारित नहीं होगा तब तक ले सरकार को पैसे निकालने का या संचित निधि से हम वो पैसे नहीं निकाल सकते। लेकिन इसी सामान्य चर्चा के बाद हम कुल बजट का, जितना सरकार अपना लेखा जोखा दिया रहता है बजट का, उस कुल बजट का 1/6 भाग, कितना? 1/6 भाग लेखा अनुदान के माध्यम से कार्य करने के लिए पैसे हस्तांतरित किया जाता है। यानी सरकार को कुल बजट का 1/6 भाग सरकार को पैसा मुहैया कराया जाता है कि सरकार इससे अपना काम आगे चलाते रहे जब तक ले पूरा बजट पास संसद में न हो जाए। और जानते हो, इसके बाद, इस अनुदान के बाद या फिर इस अनुदान के बाद जब सरकार को पैसा मिल जाता है, अभी बजट पूरी तरह पास नहीं हुआ है। जब बजट को आगे बढ़ाया जाता है तो हमारे संसद में 24 अस्थायी विभागीय समितियां होती हैं, और उन्हीं समितियों को या बजट विभागीय समितियों को दे दिया जाता है, और उसमें वो लोग उसका विचार उस पे करते हैं और विचार करते रहते हैं। और आपको बता दूं, उसमें हमारे उस चीज में जो अनुदाने हैं या जितने भी हमारे 24 समितियां हैं, उन सारे अनुदानों पर विचार करती हैं। और आपको बता दूं, हमारे यहाँ 109 अनुदान है बजट में, और वह अनुदान जो होता है बजट अनुदान, वह अनुच्छेद 113 के तहत होता है। और मैं बता दूं, अनुदान में 109 अनुदान होते हैं,
और जिसमें से 106 अनुदान सामान्य और 103 अनुदान सामान्य होते हैं और 6 अनुदान रक्षा संबंधित होते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं, अनुदान में कटौतियां भी हो सकती है, जैसे नीतिगत कटौती। मैंने क्या बोला? अनुदान में कटौतियां भी हो सकती है, जैसे नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती या फिर मित व्यता कटौती। और हमने क्या बोला? अनुदान में कटौतियां भी हो सकती है, कटौतियां भी हो सकती है। पहला नीतिगत कटौती। दूसरा हमारा है मित व्यता कटौती। तीसरा हमारा सांकेतिक कटौती। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जो अनुदान है उसमें कटौतियां भी हो सकती है। नीतिगत कटौती का मतलब होता है कि जो मांग होता है, कह रहा है कि आप जितने भी बजट प्रस्तुत कर रहे हो, आप चाहे जितना का बजट प्रस्तुत कर रहे हो, उसमें कोई सदस्य कह सकता है कि इस बजट को, पूरी बजट को घटा के 1 रुपया कर दे। ऐसा नहीं है कि 1 रुपया कम कर दे बजट, या फिर कि 1 करोड़ या 10 करोड़। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो भी पास करो, अगर उसमें से 1 रुपया चोरी ही हो गया तो क्या आपका काम नहीं हो पाएगा? ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस नीतिगत कटौती का तात्पर्य होता है 1 रुपया कम करने का नहीं। इस नीतिगत कटौती का मतलब होता है कि इस अनुदान को एकदम सिरे से खारिज कर देना, हटा देना। आप समझ रहे ना? इससे सिरे से खारिज कर देना होता है। अब दूसरा हमने बताया है मित व्यता कटौती। मित व्यता कटौती मतलब होता है कि जो अनुदान में, जैसे शिक्षा पे ले लो, शिक्षा पे मान लो कि आप 30 करोड़ रुपए पास किए हो, शिक्षा पे पैसा पास किए, अच्छी बात है। लेकिन किसी को लगा कि इतना बहुत ज्यादा पैसा है, जिससे कि बजट का थोड़ा क्या होगा? दुरुपयोग होगा। तो वह व्यक्ति या फिर जो भी मेंबर है वो कह सकता है कि इस बजट का एक निश्चित हिस्सा कम कर दिया जाए। निश्चित हिस्सा आप 10 करोड़ भी कम कर सकते हो, 5 करोड़ भी कम सकते हो, 2 लाख 1 लाख जो भी कम कर सकते हो। यानी ये बता नहीं रहा कितना, लेकिन कहता है कि आप इस बजट का निश्चित हिस्सा कम कर दीजिए। यानी ये इंडिकेट करता है कि बजट में पैसा बहुत भारी भरकम शिक्षा पे लगाया जा रहा है, यानी यह बहुत, इस पैसा का दुरुपयोग होगा, यानी कम पैसे में काम चलाने की बात करता है। ठीक। तीसरा है हमारा सांकेतिक। जैसे आप किसी डिस्ट्रिक्ट के एमपी हो, आपकी पॉपुलैरिटी आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा हो, आपने कोई कार्य कराने की जिद ठानी और डीएम करने से इनकार कर दिया, तो आप उस, जो आपके क्षेत्र का जो प्रशासनिक अधिकारी है, उससे आप असंतुष्ट हो गए। समझिएगा, उससे आप असंतुष्ट हो गए। तो ऐसे में आप उसको तो तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको आप अपनी असंतुष्टता कहां दिखाओगे? संसद में कब दिखाते हो? बजट के इंतजार के समय आप इसी समय दिखाते हो, और आप सीधा सीधा कहते हो कि कुल बजट में से 100 रुपया कम कर दो। यानी आप अपने जिला के प्रशासनिक अधिकारी से क्या थे? असंतुष्ट थे। ठीक। ऐसे में जानते हो कि उन पे समाधान हो सकता है संसद के थ्रू। इसीलिए हमारे यहां गवर्नेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और यहीं पे थोड़ा सा भ्रष्टाचार का कारण भी बन जाता है, लेकिन इसे सुधार करना चाहिए। हमारा मुद्दा नहीं, ये संसद का मुद्दा। लेकिन हम आपको बता दूं, ये तीनों कटौतियां हमने क्या बताया कि भैया जो अनुदान 113 के आर्टिकल 113 के थ्रू प्रस्तुत किया जाता है, उसमें कटौतियां भी हो सकती है। पहला कटौती नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती का मतलब क्या? किसी बजट को सिरे से खारिज कर देना। दूसरा है हमारा मित व्यता कटौती, यानी कम पैसे में काम चलाना। तीसरा है सांकेतिक कटौती, यह खासकर प्रशासनिक मामले में विरोध करता है। ठीक। अब मैं बता दूं
हमारे बजट में जो 24 समितियां हैं, अस्थाई समितियां हैं, इसी अनुदान को देखती हैं। और मैं बता दूं, अब मान लो सब कुछ होने के बावजूद, अभी समझ लो कि संसद का जो हमारा बजट सत्र है वो आखिरी चल रहा है, आखिरी समय चल रहा है, और ऐसे में हमारा पूरा 109 अनुदान पारित नहीं हो पाया है। कुछ अनुदान पारित हुआ है, कुछ नहीं हो पाया है। ऐसे में जो हमारा अध्यक्ष होता है लोकसभा का, ऐसे में जो हमारा अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वह क्या जारी करता है? गिलोटिन, गिलोटिन जारी करता है। आपको मैं बता दूं, बार बार लोग पूछते हैं गिलोटिन होता क्या चीज है। देखो, जब हमारा अनुदान पूरा जब पारित नहीं हो पाता है, क्यों? यानी मान लो अनुदान पे हर अनुदान चर्चा के थ्रू और बहस करके ही पारित हो रहा है, लेकिन यूं समझ लिए कि जब हमारा बजट का आखिरी सत्र चल रहा है, आखिरी दिन है, और अभी हमारे पूरे अनुदान पारित नहीं हो पाए हैं, और यह लोकसभा अध्यक्ष को महसूस, या लोकसभा अध्यक्ष यह महसूस किया कि अरे भाई इस पे तो चर्चा होगी तो ये पारित नहीं हो पाएगा। ऐसे में लोग क्या करते हैं? ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? एक गिलोटिन जारी करता है। ठीक, गिलोटिन का मतलब, जो गिलोटिन होता है वह बिना चर्चा वाला बात होती है कि अब इस पे चर्चा नहीं किया जाएगा, पहले इसे पारित करो। ठीक, यानी जब हमारा लोकसभा अध्यक्ष गिलोटिन जारी करता है तो हम सारे अनुदान को उसके पटल बार में बिना चर्चा के हम पारित करा देते हैं। यही हमारा क्या है? गिलोटिन। ठीक, अब मान लो हमारा बजट पारित हो गया, सारे अनुदान पारित हो गए, और मैंने बता दिया कि बजट प्रस्तुतिकरण क्या है, सामान्य चर्चा क्या है। मैंने सामान्य चर्चा में बताया, फिर से एक बार, कि जब बजट हमारे यहां प्रस्तुत होता है तो बजट पे सामान्य चर्चा के लिए जितने भी सदस्यगण रहते हैं उस पर सामान्य चर्चा करते हैं। उसी चर्चा के बाद सरकार को अपने कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए उस बजट का 1/6 भाग कुछ दिन के खर्चा के लिए दिया जाता है, लगभग 2 माह का, कि जब तक ले पूरा बजट न पास हो जाए तब तक ले सरकार इससे खर्च चलाता रहे। और ऐसे में, और इसके बाद हमारे सरकार का जो भी अनुदान है, जो भी बजट है, जब सब पारित हो जाता है तब हम आगे की कार्यवाही फिर होती है। हमने बताया, चर्चा के बाद जो बताया हो गया। क्या? भारित व्यय। भारित व्यय, भारित व्यय का मतलब होता है कि कुछ ऐसे व्यय होते हैं, कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो संचित निधि पर भरित होते हैं। निधि मतलब सरकार को तब तक ले संचित पैसा निकालने का अनुमति नहीं होता है जब तक ले सरकार का विनियोग विधेयक पारित ना हो जाए, यानी आर्टिकल 114 पारित ना हो जाए। क्या होता है? सरकार को पैसे निकालने का खर्च नहीं मिलता, या सॉरी, संसद के थ्रू परमिशन नहीं मिलता है। यानी कह सकते हो, भारित व्यय की बात हम करें पहले, जो भारित व्यय है, भारित व्यय ऐसा व्यय है जो संचित निधि पर व्यय है। यानी कि जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम उपसभापति, सभापति, सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के जजों का वेतन पेंशन, या फिर आपके लोकसभा, सॉरी, आपका जो यूपीएससी है, या फिर कह सकते हो संघ लोक सेवा आयोग का टोटल खर्च, कैग का पूरा टोटल खर्च, या फिर कह सकते हो अब तो निर्वाचन आयोग भी आ गया है। इन लोगों के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है उस पे कोई मतदान नहीं किया जाता है। ये सब पैसा हमारे संचित निधि से ही खर्च होंगे और इस पे कोई मतदान नहीं होता है। हाँ, लेकिन पूछ सकता है एग्जाम में, क्या जो भारित व्यय होता है उस पे मतदान किया जा सकता है? मान लो जो राष्ट्रपति को खर्च या राष्ट्रपति का जो वेतन उनको दिया जाता है, क्या उस पे हम या उसको थ्रू कम कर सकते? ऐसी बात नहीं है। बस उस पे हम कह सकते हैं कि ये जो मतदान है नहीं हो सकता है भारित व्यय पे, खाली उस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। यही हमारा भारित व्यय होता है। और विनियोग विधेय, विनियोग विधेय वह विधेय होता है जो अनुच्छेद 114 के थ्रू जब तक ले विनियोग विधेय संसद में पारित नहीं हो पाता है तब तक ले सरकार को संचित निधि से
पैसे निकालने का अनुमति नहीं मिलती है। इसके पारित होने के बाद ही यह आर्टिकल 114 पारित होने के बाद ही सरकार को संचित निधि से धन निकालने का अवसर मिल जाता है। इसके बाद कर लगाने, इस विधेयक के बाद सरकार ने लोगों पर कर लगाने के लिए एक विधेयक पास करता है। अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो सरकार को लोगों पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यही हमारा बजट के 4-5 चरण है बजट अधिनियम का। पहला बजट प्रस्तुतिकरण फरवरी माह के लास्ट सप्ताह में होता था। सामान्य चर्चा में ही उन सरकार के 1/6 भाग लेखानुदान के माध्यम से ही लगभग कुछ दिनों का खर्च के लिए दिया जाता था और इसी में हमारे सारे अनुदान को पारित कराया जाता है। इसके बाद जो भरित व्यय होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो संचित निधि पर भरित होते हैं, मैंने बताया कौन कौन। इसके बाद विनियोग विधेयक के बाद पारित होने के बाद ही सरकार को संचित निधि से धन निकालने का अवसर मिलता है और उसके बाद लास्ट में सरकार कर लगाने का विधेयक प्रस्तुत करता है जिसमें सभी लोगों पर कर लगाने का सरकार को अधिकार मिल जाता है। किसी को डाउट? नो डाउट। आपको मैं बता दूं, हमने कुछ संचित निधियों की बात किया है तो हमारे यहां निधियां भी 3 प्रकार की हैं। एक संचित निधि है, दूसरा आकस्मिक निधि है, तीसरा लोक लेखा निधि। देखते हैं हम निधियां। हमारे यहां 3 निधियां हैं। पहला संचित निधि, संचित निधि, दूसरा है लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, और अंतिम है आकस्मिक निधि। आपको बता दूं, संचित निधि आपको मैं बता दूं हो या राज्य हो, जिसके लिए एक संचित निधि होती है जिसमें सरकार की लगभग सभी कर प्राप्तियां किसी संचित निधि में ही जमा होती है। और मैं बता दूं, हमने क्या बोला, संघ हो चाहे राज्य हो, इनका एक संचित निधि होता है और संचित निधि में इनकी पूरी प्राप्तियां जमा होती है और इसमें से धन निकालने के लिए सरकार को संसद का अनुमोदन लेना होता है। यानी इसमें जो सरकार का प्राप्तियां है, इसमें से जो भी पैसे सरकार की जरूरत की आवश्यकता अनुसार निकालना हो तो सरकार को सबसे पहले संसद से अनुमति लेनी होती है। ठीक, अनुमोदन लेना होता है। और दूसरा लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि का मतलब होता है इस निधि में कर्मचारियों के भविष्य का पैसा, आप लोगों के द्वारा बैंक में जमा किया गया पैसा, जो कुछ समय के लिए किया जाता है, सरकार के पास जो जमा करते हो, इसके के लिए संसद की अनुमति नहीं लेते हैं, इसे खर्च कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या किया, कुछ कर्मचारियों का पैसा इसमें जमा रहता है और आप लोगों का भी कुछ पैसा जमा रहता है, जिससे सरकार उस पैसे से क्या करता है, ऐसा नहीं कि बैंक में आपका पड़ा हुआ है, उस पैसे को सरकार खर्च कर रही है मार्केट में आप लोगों के लिए। उसके लिए सरकार को संसद की आवश्यकता जरूरी नहीं है। लेकिन तीसरा है आकस्मिक निधि। इसे ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है? जैसे में इसमें भविष्य के किसी आपात स्थिति में, किसके लिए भैया, किसी आपात स्थिति के लिए संसद के द्वारा इसमें कुछ धन जमा करके रखा जाता है और इसे करने के लिए संसद द्वारा भले से पैसा जमा करवाया जाता है, लेकिन इसको खर्च करने के लिए संसद की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। इसमें
इसे खर्च करने के लिए संसद की अनुमति, इसके लिए नहीं, इसके लिए भी नहीं। तो यह हमारे 3 निधियां हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। और आपको एक फैक्ट बता दूं, भारत में सबसे पहले बजट, एक फैक्ट है जो जान लीजिए, भारत में सबसे पहले बजट जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यही इन्होंने ही भारत पे टैक्स की बात भी की थी, ठीक। और आजादी के बाद भारत का पहला बजट पशुगुणम सठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और 1921 में सब लोग जानते हो, मैंने बताया अभी पीछे कि आकवर्थ लुई कमीशन के सिफारिश से ही 1925 में रेलवे बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर संसद में मुद्दा फरमाया कि आम बजट और रेलवे बजट को एक ही साथ प्रस्तुत किया जाए, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो। ये तो रहा जो बजट के अंतर्गत था, जो चीजें थी कि भैया बजट कैसे बनाया जाता है, बजट के कितने प्रक्रिया में बनाया जाता है, या फिर बजट अधिनियम क्या है, बजट अधिनियम कितने चरणों में है, कौन कौन सा चरण है, मैंने सब पे एक्सप्लेन किया। और आगे आगे का है बजट का प्रकार। आपका है बजट के प्रकार। बजट के प्रकार, बजट के प्रकार देखो, हमारे यहां बजट जो है 5 प्रकार के होते हैं। हमारे यहां बजट जो है 5 प्रकार के हैं। सब लोग जानते हो, पहला परंपरागत बजट था, दूसरा निष्पादन बजट, जिसे हम फंक्शनल बजट या फंक्शनल बजट भी कहते हैं, निष्पादन बजट। तीसरा हमारा है शून्य बजट, शून्य बजट। चौथा हमारा है आउटकम बजट, आउटकम बजट। और आखिरी हमारा है जेंडर बजट, जेंडर बजट। यह 5 प्रकार के हमारे यहां। लेकिन आपको बता दूं, हमें हर बजट को पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें प्रीलिम्स एग्जाम देना है। प्रीलिम्स के लिए हमें बस 2 बजट पढ़ने की जरूरत होती है, एक यह और दूसरा यह। पहला निष्पादन बजट, जिसे हम फंक्शनल बजट कहते हैं। दूसरा शून्य बजट, इसको हम कहते हैं फंक्शनल बजट, फंक्शनल, इसे कहते हैं हम सनसेट, इसे कहते हैं हम सनसेट बजट। हमें इन्हीं दोनों बजट को देखना होगा, जो हमारे यहां या हमारे प्रीलिम्स के नजर से बेस्ट होए, और जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसमें से क्वेश्चन निकाले भी जा सकते हैं। अगर हम इन दोनों बजट की बात करें तो पहले हम आपको निष्पादन बजट देखेंगे। चलो हम चलते हैं निष्पादन बजट के पास। निष्पादन बजट, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल बजट। आपको बता दूं, जो पहला बजट था परंपरागत बजट था, ओल्ड टाइप का था, जिसमें हम ऑडिट करने में, उसमें यह पहला जो बजट था हमारा परंपरागत, उसमें यह पता नहीं चलता था कि हम कितना धन लगा रहे हैं या कितना उस पर कार्य हुआ, कितना नहीं हुआ। जब हमें यही चीज नहीं पता तो हम उसका ऑडिट कैसे करेंगे।
लेकिन उसी को सही करने के लिए हमारे यहां दूसरा बजट आया गया। कौन सा बजट है? निष्पादन बजट। आपको बता दूं कि निष्पादन बजट को ही हम कार्यकारिणी या फंक्शनल बजट है। इस बजट की शुरुआत अमेरिका के एक हूवर आयोग समिति के द्वारा हुआ था। अमेरिका के एक हूवर आयोग, इसकी शुरुआत अमेरिका के एक हूवर आयोग समिति से हुआ था, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा इसे लागू किया गया। यह हूवर आयोग के सिफारिश पे लाया गया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन इसे लागू किए अपने यहां। और भारत में पहली बार प्रशासनिक आयोग, भारत में इसे प्रथम प्रशासनिक आयोग के अनुसार पे भारत में लागू किया गया। हमने क्या कहा? निष्पादन बजट अमेरिका के हूवर आयोग की सिफारिश पे लागू हुआ गया, जो वहां के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसे लागू किया। और भारत में सबसे पहले प्रथम प्रशासनिक आयोग के सिफारिश पे भारत में इसे लागू किया गया। इस बजट का उद्देश्य होता है बजट के कार्यों और कार्यक्रमों और परियोजनाओं को बांट कर अलग अलग करके देखना। जैसे मैं अभी बताया कि जो परंपरागत बजट था वो हमें नहीं पता कि हम किस मद में कितना पैसा फंड कर रहे हैं, कितना कार्य हुआ, किस मद में कितना कार्य हुआ, कहां पे नहीं हुआ, उसका हमें कोई आइडिया नहीं लगता था। लेकिन उसी के सुधार के लिए हम अपने यहाँ निष्पादन बजट लाए। यानी अब इसमें यह तय कर दिया गया है कि कितना बजट, यह बजट किस योजना के लिए कितना बजट, किस मद में कितना जा रहा है, उसका कितना कार्य समय निर्धारित किया गया है और कितने दिनों में बनेगा या कितने दिनों पे उस पर कार्य होगा। ये सब कुछ उसमें निर्धारित किया गया। नहीं कह सकते हो कि हमारे चाहे कोई परियोजना हो, कार्य योजना या कोई पॉलिसी हो, उसमें यह निर्धारित कर दिया गया है या समय लिमिटेशन बना दिया गया है कि इतना इतना करना होगा या इतना पैसे हम फंडिंग कर रहे हैं। यानी हमारे मद में क्लियर हो रहा है कि इस परियोजना या इस कार्यक्रम के लिए इतना फंडिंग गया है। और ऐसे में जब सब कुछ क्लियर है तो उसका ऑडिट भी किया जा सकता है। यानी कह सकते हो कि निष्पादन बजट का उद्देश्य बजट के कार्यों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं को बांटकर स्पष्ट रूप से उद्देश्यों को निर्धारित और उनके लक्ष्यों की प्राप्ति करना और इस आधार पर बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा करना है ना। जब ऐसा सब कुछ है तो उस बजट का क्या होगा? लेखा परीक्षण भी हो सकता है, जिससे यह बजट हमारे यहां कार्यशील हो सकता है। दूसरा बजट आ गया जो मैं बताया था, शून्य बजट। दूसरा शून्य बजट। आपको बता दूं यह भी यूएसए या फिर अमेरिका के एक निजी कंपनी पीटर ए फायर नामक एक व्यावसायिक व्यक्ति ने द्वारा यह लागू किया गया था, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इन्हें सरकारी क्षेत्रों में अपनाया। और इसी शून्य बजट को हम सनसेट बजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनसेट बजट भी कहते हैं। और बता दूं, शून्य बजट का मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि आपका बजट जो पहले से आ रहा है या पुराना बजट है या पुरानी कार्यक्रम, आपका कोई भी कार्यक्रम या कोई भी परियोजना बहुत पुरानी हो, पुराने से ही चलता आ रहा है, तो आप इस बजट में भी उसके लिए कुछ बजट पास करेंगे, ऐसा नहीं है। शून्य बजट का मतलब ही होता है कि चाहे वो पुरानी हो चाहे वो खुद नहीं हो, उस बजट को हर साल अपना औचित्य सिद्ध करना होगा कि
यानी यह मान के चलेंगे कि यह बजट बिल्कुल नहीं है, इससे लाभ मिल रहा है या नहीं, सीधी सीधी बात। यानी कह सकते हो इस बजटीय प्रणाली में प्रत्येक नए वर्ष में बजट में पहले से चली आ रही योजनाओं को आगे बढ़ाने से पहले उसका हम समीक्षा करेंगे, अर्थात हम सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे यह मानकर कि वह बिल्कुल नया बजट है। और प्रत्येक योजना को, जो भी जितनी भी योजना है, प्रत्येक योजना को प्रत्येक वर्ष अपने औचित्य को सिद्ध करना होगा, तभी उस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा, अन्यथा उसको रोक दिया जाएगा। यही क्या है? शून्य बजट या सनसेट बजट। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि बजट में अभी बहुत कुछ है जो आगे हम आप लोगों को आगे के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे कि भैया बजट में अभी बहुत कुछ है। जो सरकार बजट बनाती है पहले वह देखती है, सरकार बजट बनाने से पहले यह चीज देखती है कि सरकार को कितना प्राप्तियां हो रहा है। दो चीज देखेगा, क्या? प्राप्तियां, और देखेगा कितना व्यय हो रहा है। यह दो चीज सरकार उस समय देखेगी बजट बनाते समय। तो इस चीज को हम बढ़ाएंगे, लेकिन कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद।